नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। 2014 के चुनाव के बाद आपने अमित शाह का एक बयान तो सुना ही होगा, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 5 साल या 10 साल के लिए नहीं, लगभग 30 से 35 साल टिकने के लिए आई है। अभी उन्होंने एक टीवी चैनल के शो में भी इस बात को दोहराया। लेकिन कुछ लोगों को ये लगा उस समय कि शायद ये अमित शाह का ओवर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, क्योंकि लगभग 30 साल बाद किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला था। उसके बाद बीजेपी ने वापस से वही 2019 के अंदर किया। 2024 में तो ये लगा शायद अब ये जोड़ी वो कमाल नहीं कर पाएगी जो अब तक करती आ रही थी। पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, 240 पर आकर टिक गए हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद साझे की सरकार ज्यादा दिन चला नहीं पाएंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे चैनलों ने तो ये भी चलाना शुरू कर दिया कि आज गई सरकार, कल गई सरकार। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कोर्स करेक्शन किया, उसका कमाल हमें हरियाणा में दिखा, महाराष्ट्र में दिखा, दिल्ली के अंदर दिखा। तो निश्चित तौर पर जो ये जोड़ी है, इसे पता है कि अगर कहीं गलती है तो भूल सुधार कैसे की जाए। अब खास तारीख आती है 30 मार्च। ये वो तारीख है जो भारतीय राजनीति और खासकर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट होने वाली है। यहां से भारतीय जनता पार्टी दो महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रही है और वो ये तारीख निर्धारण करती है कि यहां से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। सबसे पहली कि किस तरीके से अपने संगठन को मजबूत किया जाए, अपने मातृ संगठन को अपने साथ लाकर अपनी ताकत को 2 गुना और 4 गुना किया जाए, किस तरीके से अपने कोर एजेंडा पर वापस लौटा जाए, बैक टू फंडामेंटल्स, किस तरीके से अपने आप के आधार को और विस्तृत रूप दिया जाए। उसके अलावा जो दूसरी स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से जो विपक्ष है वो एक दिखाई दे रहा था, एक यूफोरिया क्रिएट हो गया था, उसके अंदर किस तरीके से नरेंद्र मोदी सेंध लगाते आपको दिखाई देंगे और दिखाई देगा वो नरेंद्र मोदी जो 240 सीट के साथ है, लेकिन सरकार आने वाले समय में 350 जैसी वो चलाता शायद आपको दिखाई दे। ये 30 तारीख उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को नागपुर जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर में नरेंद्र मोदी वहां पर एक हॉस्पिटल, माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हेडक्वार्टर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल सुभाष चंद्र बोस हो, महात्मा गांधी हो, प्रणब मुखर्जी हो, हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर गया है, लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री वहां पर नहीं गया। उस संगठन के दफ्तर में, उस संगठन के हेडक्वार्टर में जो लगभग 100 साल का, या कहें अब दशहरे पे 100 साल का हो जाएगा, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 से ज्यादा आयाम चलाता है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां वो अपनी सेवाएं ना देता हो, जहां वो गरीब से गरीब बस्ती में जाकर काम करता है, दलितों के बीच में जाकर काम करता है, आदिवासियों में जाकर काम करता है। वहीं वो विदेशों में किस तरीके से हिंदुत्व की बयार को आगे बढ़ाता है, किस तरीके से राष्ट्र निर्माण की बात करता है, किस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश को मंत्री दिए, राष्ट्रपति दिए, असंख्य मुख्यमंत्री दिए, एमपी एमएलए दिए, और अलग अलग क्षेत्र के अंदर बहुत बड़े बड़े नाम आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आते दिखाई देंगे। जो संगठन बहुत शांति के साथ लगा रहता है सिर्फ और सिर्फ एक चीज में कि व्यक्ति निर्माण कैसे हो ताकि उससे राष्ट्र निर्माण हो सके, वो संगठन अब तक किस तरीके से अलग अलग प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में अछूता रहा और लगभग उसे अछूत की संज्ञा दी गई, हर कोई उससे बचता था। और हालात ये थे कि वाजपेयी के कार्यकाल में भी अटल बिहारी वाजपेयी कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर नहीं गए। हालात ये आ गए थे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लगभग ठन गई थी अटल बिहारी वाजपेयी की। दत्तोपंत ठेंगड़ी हो, के सुदर्शन हो, बड़े बड़े ऐसे नेता थे जिन्हें शायद वाजपेयी पसंद नहीं करते थे। वाजपेयी के लिए तो यह भी कहा जाता था वो नेहरू इन भारतीय जनता पार्टी है। यह हालत थी और उसका फलस्वरूप उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा जब 2004 के अंदर इंडिया शाइनिंग का नारा चला रहे थे, लेकिन नुकसान झेलना पड़ा। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक तरीके से नेपथ्य में चला गया बीजेपी की राजनीति के लिए। वापस से वो पटल पर आया 2014 में और स्वाद चखा जीत का नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मेहनत के कारण। उसके बाद पार्टी बड़ी होती चली गई, 10 करोड़ कार्यकर्ता हो गए, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं आ गई, बहुत बड़े बड़े चेहरे हो गए। ये लगने लगा कि भैया अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा साहब ने बयान दिया, सग ने कहा ठीक है नहीं जरूरत है तो भैया आप हालात देख। अब नरेंद्र मोदी और पूरी पार्टी को समझ आ गया कि भैया संघ के बिना नहीं चलेगा। ध्यान रखिएगा,
संघ ने 2 बार ही पूरा दम लगाया राष्ट्रीय राजनीति में। एक बार 1977 के चुनाव में, उसका फलस्वरूप आपने देखा किस तरीके से इंदिरा की हार हुई, और 2014 के चुनाव में उसके बाद नरेंद्र मोदी एक बिल्कुल अप्रत्याशित जीत के साथ सामने आए। उसके बाद पार्टी में बड़े लोगों को लगने लगा संघ की जरूरत नहीं है, उसका एहसास 2000 के बाद होने लगा। अब वापस से संघम शरणम गच्छामि वाली स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो गई है। इसलिए कह रहा हूं, अब अपने खेमे को किस तरीके से मजबूत किया जाए, कि नरेंद्र मोदी सुनिश्चित करने के लिए संघ के दफ्तर जा रहे हैं। उसमें 3 आयाम है। सबसे पहले राष्ट्रीय स्तर पर और खासकर अपने कैडर के अंदर यह प्रोजेक्ट करना कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक पेज पर है, एक साथ हैं। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से 2024 में जो रिजल्ट दिखाई दिया, उसके बाद यह जरूरी था। संघ ने भी कहा हमारी मानोगे, साथ चलेंगे, और उसका फलस्वरूप आपको हरियाणा दिखा, महाराष्ट्र दिखा, दिल्ली दिखा। अब उसके बाद जो प्रधानमंत्री है वो वहां जाकर ये मैसेज दे रहे हैं कि भैया अब ये कुछ राज्य भर की नहीं है, अब बैक टू फंडामेंटल है, संघ के साथ एक पेज पर हम खड़े दिखाई देंगे। उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज है कि बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी का करता कौन होगा। जरूरी है, अगर आपको अब बड़े लक्ष्य लेकर चलना है, अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अगर मोदी को अपनी लेगेसी को, अपनी लाइन को और लंबा खींचना है, और चाहते हैं कि भैया सरकार में उनका ध्यान बना रहे, तो कोई ना कोई उनके लिए पार्टी संभाले, क्योंकि अमित शाह की जरूरत उन्हें अब ज्यादा पड़ने वाली है। जिस तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लेकर चल रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय सुरक्षा हो और कई मुद्दे हो, उन्हें अमित शाह की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, ताकि वो देश संभाले, वो विदेश की तरफ तभी कूच कर पाएंगे। उसके लिए उन्हें तीसरे साथी की जरूरत है जो पार्टी संभाल सके। इसलिए संघ और बीजेपी एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर सहमत होना चाहती है जो संघ, बीजेपी की आइडियोलॉजी और संघ की आइडियोलॉजी, इन सभी चीजों को एक साथ लेकर चल सके। इसके ऊपर भी निश्चित तौर पर आपको वहां पर कुछ ना कुछ निकलता हुआ दिखाई देगा। निश्चित तौर पर प्रारंभिक रूप से आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। संघ की जो बातें हैं वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आती, वो तब आती हैं जब वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो चुकी होती हैं। और तीसरी और महत्वपूर्ण चीज, भारतीय जनता पार्टी अब संघ का जो एजेंडा है उसके ऊपर आपको वापस चलती दिखाई देगी। जो बीजेपी के अंदर सेक्युलरिज्म का भूत धीरे धीरे घुसने लगा था, वो भूत बहुत बेहतर हुआ। कई बार आप हारते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत जरूरी थी ये ठोकर। उसके बाद अब वापस से संघ का जो एजेंडा है उस पर आपको बीजेपी चलती दिखाई देगी। किस तरीके से वक्फ वाला मुद्दा जो काफी समय से दबा हुआ था और संघ के प्रमुख एजेंडा में था, अब सरकार उसके ऊपर सीरियस होती दिखाई दे रही है। कितनी सीरियस होगी या नहीं होगी ये तो क्या पार्लियामेंट सेशन दिखाएगा, लेकिन जिस तरीके से बार बार अमित शाह कह रहे हैं कि इसी सेशन में आएगा, इसी सेशन में आएगा, तो कुछ ना कुछ गंभीरता बिल्कुल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और उसके लिए मैसेज संघ की तरफ से दिया गया है। उसके अलावा अभी इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल आया है, ये दर्शाता है जो संघ की अभी अखिल भारतीय प्रतिनिधि मंडल की जो सभा हुई है 3 दिन की, उसके अंदर उसमें बांग्लादेश को प्रमुख मुद्दा बनाया गया था, और उसके बाद इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल दिखाई दिया, जिससे समझ आता है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो अवैध बांग्लादेशी है और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू है उनके संरक्षण के लिए कितनी सीरियस है, और जो अवैध बांग्लादेशी भारत में आते हैं उनको किस तरीके से रोका जाए। जो संघ की तरफ से साफ साफ एजेंडा पकड़ा दिया गया है, आपको धीरे धीरे समय के साथ बीजेपी उस पर चलती दिखाई देगी। लेकिन कुछ लोग मोदी शायद सेक्युलर हो गए हैं, मोदी मौलाना मोदी हो गए हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मोदी जिस लड़ाई कर रहे हैं दरअसल वो बेस तैयार कर रहे हैं उन राजनेताओं के लिए, योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों के लिए, ताकि वो आए तो वो जो सिस्टम है, जो पूरा का पूरा तंत्र है, उसके उनके लिए एक मुफीद वातावरण हो ताकि वो अपनी बात को रख सके। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी एक पेज पर रहें। यह बहुत जरूरी है, उनके जो एजेंडा है कॉमन, वो जो एजेंडा संघ के हैं उसे भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर बढ़े। जब जब बीजेपी उस को लेकर आगे बढ़ी, उसे जीत उसे मजबूती हासिल हुई, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ निश्चित तौर पर पीछे से गाइडिंग फोर्स का काम करती है, एक आइडियोलॉजिकल सेंटर की तौर पर काम करती है, जहां से उठकर ना ही से बीजेपी के लिए कार्यकर्ता आता है, बल्कि वो आइडियाज आते हैं, वो सारी सोच आती है जो बीजेपी के कैडर के लिए बहुत जरूरी है। और ध्यान रखिएगा, अगर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं तो सिर्फ संघ की वजह से। पहले तो नाम मनोज सिन्हा का तय हो गया था, लेकिन नागपुर ने कहा नहीं, योगी आदित्यनाथ बनेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर लीडरशिप उनके अंदर देख रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मोदी के बाद कोई है उस एजेंडा को लेकर आगे बढ़ेगा
उस हिंदुत्व की बात को करेगा वो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ जैसा चेहरा है। मल्टीपल बेंच स्ट्रेंथ को तैयार किया जा रहा है, लेकिन योगी आदित्यनाथ आज के समय में अग्रणी है। तो वो विजन संघ के पास होता है, क्योंकि उसके पास वो ग्राउंड फीडबैक होता है जो शायद किसी के पास नहीं है। संघ वो संगठन है जो भारत के हर गांव तक, तालुका तक है, हर जिले तक, तो उसे पता है कि कहां से क्या रेजोनेंस होता है, समाज के क्या मुद्दे हैं, इसीलिए उसी तरीके से वो नेतृत्व को चुनता है। ये तो वो बात हुई जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए कर रही है, कि किस तरीके से मां और जो पुत्र है उसके बीच में सामंजस्य हो, किस तरीके से पुत्र थोड़े ही दिन गया था, वापस से घर आया है, मां के आंचल में गया है। अब मां और पुत्र के अंदर शायद उम्मीद की जा सकती है वही मातृत्व का भाव होगा, उसी से जो परिवार है सुख शांति के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन इसके अलावा विपक्ष के साथ किस तरीके से मोदी खेल कर रहे हैं, ये शायद विपक्ष को भी नहीं समझ आ रहा। वापस से कहूंगा, चुनाव के बाद एक यूफोरिया था, राहुल गांधी को लगने लगा भैया मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया है ना, साला मैं तो जेंटलमैन हो गया। ऐसे ही राहुल गांधी को लगा मैं तो प्राइम मिनिस्टर हो गया, 99 सीटें आ गई हैं। लेकिन 3 ऐसे मुद्दे हैं जिससे साफ पता लगता है कि जो विपक्ष कभी 235 पर था, आज वो स्ट्रेंथ उसकी नहीं है। अलग अलग मुद्दों पर जिस तरीके से विपक्ष बटा है, मोदी को वो ताकत देता है। हर मुद्दे पर जितना विपक्ष होता है, मोदी को उतना ही संजीवनी मिलती है। इसलिए तो कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 240 लाकर 350 वाला दम क्यों भर रहे हैं। 240 लाकर किस तरीके से वो वक्फ बिल की बात करते हैं, अवैध बांग्लादेशियों को रोकने की बात करते हैं, वो बड़े बड़े मुद्दे अब छेड़ने की बात कर रहे हैं, हम उनका नैरेटिव जनता के बीच में उछाल रहे हैं, जिससे उनके जो सहयोगी हैं, चंद्रबाबू नायडू हो, नीतीश कुमार हो, चिराग पासवान हो, और कई सारे ऐसे संगठन हैं, ऐसी पार्टियां हैं जो डर है कि शायद साथ छोड़कर जा सकती हैं। लेकिन मोदी को कॉन्फिडेंस है, ना ही सिर्फ अपने ऊपर बल्कि विपक्ष के ऊपर, कि भैया वो कभी एक नहीं हो सकता। पहला मुद्दा वक्फ का, वक्फ के खिलाफ किस तरीके से एक बड़ा रैली रामलीला मैदान में पूरे के पूरी ये जो मौलाना गैंग थी उसने की। कहां था विपक्ष? कांग्रेस की तरफ से कौन था? अखिलेश की तरफ से कौन था? कोई भी बड़ा नेता वहां पर नहीं पहुंचा। यह दर्शाता है जो वक्फ के नाम पर जो 2014 से पहले जो मौलाना लाखों की भीड़ इकट्ठा करते थे, कुछ चुंद हजारों में ये लोग आ गए, और यूपी के अंदर तो विरोध प्रदर्शन भी नहीं करने दिया, काली पट्टी भी नहीं बांधने दी। तो किस तरीके से इनका जो वीटो चलता था, किस तरीके से इनकी रिट चलती थी कि भैया जो मौलाना ने कह दिया, जो शाही इमाम ने कह दिया, जो मस्जिदों से तकरीर हो गई, वही संविधान है, वही कानून है। वो योगी ने उत्तर प्रदेश के अंदर और राष्ट्रीय स्तर पर जो माहौल है मोदी के द्वारा, उसने किस तरीके से पूरे के पूरे नैरेटिव को डाउनग्रेड कर दिया, और वक्फ के ऊपर जो विपक्ष है वो बटा हुआ दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो दूसरा मुद्दा है वो है डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन पे 235 सांसद हैं विपक्ष के पास, मात्र 138 सांसद पहुंचे डिलिमिटेशन की मीटिंग में। कहां गए 95 सांसद? आपको लगता है डिलिमिटेशन पे अखिलेश साथ आएंगे या तेजस्वी साथ आएंगे, जेएमएम, ममता बनर्जी, ऐसे बहुत सी जो सहयोगी दल हैं विपक्ष के, कोई भी साथ नहीं आएगा। 97 सांसद गायब हैं, तो ये दिखाता है कि डिलिमिटेशन पे भी साथ नहीं है। कम से कम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ही बना लेते, भैया इन मुद्दों पे हम साथ रहेंगे। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी विपक्ष नहीं बना पाया। इंडिया अलायंस बनाया, उसका दफ्तर तय नहीं कर पाया, उसका झंडा तय नहीं कर पाया, उसका नेता तय नहीं कर पाया, तो मुद्दे कहां से तय होंगे? तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से विपक्ष बटा हुआ है। विपक्ष छोड़ दीजिए, कांग्रेस की हालत भी बहुत दयनीय है। राहुल गांधी जो सबसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे संसद के अंदर बोलने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल नहीं दिया जा रहा होगा, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को तो भैया पूरे देश के अंदर प्रदर्शन करने चाहिए थे, और कुछ नहीं। जब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, जब कांग्रेस के जो सांसद हैं, जब लोकसभा स्पीकर के पास पहुंचे शिकायत को लेकर, कम से कम 99 लोग साथ पहुंचने चाहिए थे, मात्र 73 पहुंचे। 26 कहां थे? चलिए मान लिया थरूर साहब नहीं पहुंचे होंगे, 25 कहां थे? ये भी मान लिया 5-6 छुट्टी पे होंगे, बाकी 20 कहां थे? ये दर्शाता है कि राहुल गांधी किस तरीके से अपनी पार्टी के अंदर अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर, अपने सांसदों विधायकों के ऊपर वो होल्ड नहीं रह गया है जो आपको 6 महीने साल भर पहले दिखाई देता था। ये दर्शाता है कि कांग्रेस भी कमजोर है। इसलिए कोई भी विपक्षी पार्टी कांग्रेस को ही सीरियस नहीं लेती। ममता से लेकर अखिलेश तक, अरविंद से लेकर तेजस्वी तक, हर कोई राहुल को आंखें दिखाता है। तो कहां है विपक्षी एकता? कहां है वो 235? वक्त से लेकर डिलिमिटेशन से लेकर कांग्रेस की हालत, हर मुद्दे पर आपको विपक्ष बटा दिखाई देगा। मोदी जो भी कानून लाएगा उस पर या तो विपक्ष वॉकआउट करेगा या कहेगा
मुद्दे के आधार पर समर्थन दे रहे हैं, वैसे तो विरोध है। आपको ऐसी चीजें गाय बगाए होती दिखाई देंगी। इसलिए ये कॉन्फिडेंस मोदी के अंदर है कि भैया अपने घर को तो मजबूत कर लिया, इस पे तो बढ़िया पक्का सीमेंट कर दिया है। अब जो विपक्ष है उसके खेमे में भी, उसकी जमीन पे भी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कब्जा करेगी, ये दर्शा रहा है। इसलिए वापस से कहता हूं, 30 तारीख वो तारीख होगी जिस दिन बीजेपी और आरएसएस एक तरह से बिल्कुल साथ आ जाएंगे। एक एक खास बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए, कहा जाता है बीजेपी को सिर्फ बीजेपी हरा सकती है, या फिर संघ जब साथ ना हो तभी वो हारती है। अब तो संघ भी साथ है, कोर्स करेक्शन की भी बात है। योगी जैसा नेता है जो नैरेटिव को सेट करता है, तो आने वाले समय में बीजेपी आपको और बेहतर करती दिखाई दे। कोई एक दो राज्य हो सकते हैं, कोई थोड़ा बहुत आपको ऊपर नीचे दिखाई देगा, लेकिन निश्चित तौर पर मोदी, बीजेपी, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की शक्ति आपको बढ़ती दिखाई देगी। ये कम से कम जो अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम है उससे तो यही लगता है। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।